बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश अमिताभ जी को। मित्रों, यह सत्र इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें रामदरस मिश्र जी के संपूर्ण गद्य पर बात हो सके और कहीं कोई दोहराव भी न हो। तो आपने सुना उनके कथेतर गद्य पर एक पत्र, एक आलेख उनके कथा साहित्य पर और एक आलोचनात्मक साहित्य पर। और अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को, जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद, मनोविज्ञानी तथा हिंदी भाषा साहित्य एवं संस्कृति की अध्येता हैं। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रहे हैं और 30 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, कई पुरस्कार सम्मानों से विभूषित हैं। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी। हम सब के लिए ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है जब एक बहुमुखी प्रतिभा के कार्य को हम स्मरण कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय मिश्र जी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम सब लोग आचार्य मिश्र, मैं कहूँगा आचार्य वह होता है जो अपने आचरण में ज्ञान को साध दे और पहुँचाए। एक लंबे अवधि तक मिश्र जी ने अध्यापन का कार्य किया, परिवार की रक्षा, उसके संवर्धन का कार्य किया और लेखन का भी कार्य किया। और एक शब्द जिसका उपयोग भाई ओम निश्चल जी ने किया था, असाधारण रूप से साधारण। ऐसा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य में आतंक का बड़ा महत्व है। जो समीक्षक आतंक फैलाए, जो कहानीकार आतंक फैलाए, उसके ठीक विपरीत सहज रूप से उन मानवीय मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए, इसकी मुहिम आपको मिलेगी उनकी कथा में, उनके उपन्यास में और उनके लेखन में भी। अभी अभी अमिताभ जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि मूल्य उनका केंद्रीय सरोकार है पूरी समीक्षा में। और गद्य कवियों का निकष कहा जाता है। हमने अभी देखा कि कथेतर गद्य और कथा की विधा का जो गद्य है, वह किन किन प्रश्नों को लेकर के हमारे सम्मुख आता है। आदरणीय मिश्र जी ने जिस पृष्ठभूमि से अपना जीवन आरंभ किया, जो गांव की पृष्ठभूमि है और बहुत ही दूर दराज के अविकसित क्षेत्र की पृष्ठभूमि है, पर वो कहीं न कहीं समग्र भारत का प्रतिनिधित्व भी करती है, भारत की समस्याओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है और जीवन संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करती है। और ये समय के साथ बदलते रहे हैं। गांव से लेकर और महानगर तक की उनकी यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों, पात्रों, चुनौतियों को सामने ले आती है। समय का अभाव था, इसलिए उसका पूरा विस्तृत विवेचन प्रस्तुत नहीं हुआ। कुछ संकेत में और कुछ संक्षिप्त चर्चा के साथ हमारे
इस सत्र के वक्तव्यों में उसकी छवि दिखाई पड़ी है। और यह अकारण नहीं है कि 3-4 उपन्यास में जल बड़ा केंद्रीय विषय है, चाहे वो पानी का प्राचीर हो। तो ये जो चुनौती है, और ये बड़ी डायनेमिक चुनौती है, गतिशील चुनौती है, और उसका स्वरूप बदल रहा है, समाज बदल रहा है। यह भी कुछ कहानियां जो मैंने पढ़ी हैं उसमें मुझे लगा कि वह केवल, जैसा कि अभी कह रहे थे, कि केवल वर्णन मात्र न हो, वहाँ पर जिजीविषा के साथ ही एक कई पात्रों में यह भी है कि वो खड़े होते हैं, अंग्रेजी में उसे रेजिलियंस कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाए। तो ये केवल संघर्ष का वर्णन नहीं है, टिप्पणी नहीं है, बल्कि उसमें विकल्प की तलाश भी है, नए जीवन को प्राप्त करने का एक आवाहन भी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरंभिक सर्जनात्मक रुचि एक ओर काव्य की ओर है तो दूसरी ओर उपन्यास की ओर भी है, और ये यात्रा निरंतर चलती रही है। इस तरह की बहुलता वाली वृत्ति आपको बहुत कम हिंदी के रचनाकारों में मिलती है। मनुष्य के जीवन के लगभग हर तरह के पात्र आपको उनकी रचनाओं में मिलते हैं। जो उसका विस्तार है या व्याप्ति है वह बहुत बहुत व्यापक है। उसमें हर तरह की स्त्री भी आपको मिलेगी, हर तरह का पुरुष जो कि भिन्न भिन्न भूमिकाओं में कार्य कर रहा है, जीवन जी रहा है, उसकी चुनौतियों का सामना वह कैसे कर रहा है वह भी वहां पर उपस्थित है। तो ये जो रेंज है वह बहुत व्यापक है, उसका आकलन इतना शीघ्र संभव भी नहीं था। लेकिन जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं और वे बिंदु जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर मोड़ आता है और एक नई धारा प्रवाहित होती है, वह देखने लायक है। यह अलग बात है कि शायद हिंदी समीक्षा ने वह स्थान नहीं दिया है, वह परख की दृष्टि जो अपेक्षित है वह नहीं रही है, और उसका इसलिए एक कारण है कि वह निर्विवाद है। प्रायः विवाद के साथ आपका संबंध हो तो आपकी चर्चा होगी, लेकिन अगर आप मनुष्यता की बात करें, मूल्य की बात करें जिसमें सनसनी नहीं है, तो समग्र जीवन को देखने की जहाँ पर दृष्टि है वह लोगों को बहुत रुचिकर नहीं प्रतीत होती है। वह तो सामान्य बात है। मैं समझता हूँ कि मिश्र जी की जो साहित्यिक यात्रा है, जिनकी गणना भी की गई थी, आप देखिए, चाहे डायरी हो, उपन्यास हो, कथा कहानी हो, निबंध हो, और निबंध के अतिरिक्त आप उसे समालोचनात्मक निबंध कहें, और उसके साथ ही साथ ललित निबंध भी हैं। इन सब के ऊपर एक रोचक बात यह भी है कि उनकी जो शब्दावली है वो बड़ी सहज है, सरल है। किसी भी पुस्तक का नाम आप देखिए, उसमें कोई बहुत संस्कृत निष्ठ जबरदस्त घनघोर कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, आतंकित नहीं करता है, तो आपके निकट आता है, आपका जाना पहचाना शब्द होगा, भाषा का प्रयोग होगा। तो ये जो एक तरह का मैं कहूँगा कि मानक भाषा हिंदी का किस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए, उसका रूप भी हमको उनके
रचनाओं में दिखाई पड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा की जो आलोचना, जिसका थोड़ा सा संदर्भ आया था, और उसको प्रेम कथा के रूप में उन्होंने विवेचित किया है। तनी हुई कैसी बाणभट्ट और न्यूनिया और तमाम सारे जो पात्र हैं उनको लेकर के बहुत अच्छा विश्लेषण उनका है। यह भी एक महत्व की बात है कि जिस समय उनका निर्माण हो रहा था और जो बहुत सारे बाद में आंदोलन होते रहे हैं, तरह तरह के वाद आते रहे हैं, नाना प्रकार के विमर्श आते रहे हैं, उनसे हिंदी साहित्य की एक छवि बनती है। दूसरी ओर यहाँ पर एक समग्रता के साथ साहित्य का निर्माण हो रहा है। आप उसमें खोज लीजिए, स्त्री विमर्श भी मिलेगा आपको, और अभी तक तो विमर्श में आया नहीं, लेकिन ग्रामीण विमर्श भी आप एक नया निकाल लीजिए। इनका पूरे साहित्य का एक बहुत बड़ा खंड जो है, ग्राम्य विमर्श कह लीजिए या ग्रामीण जीवन का विमर्श आप कह लीजिए। एक समय में आंचलिक शब्द बड़ा प्रचलित था, बहुत सारी रचनाएं उसके निकट भी पहुंचती हैं। तो आप इन वादों में रख करके उनके साहित्य का विवेचन करें तो कई प्रवृत्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वह इन वादों के निकट नहीं जाते हैं। वह समग्र साहित्य का जो विचार है, साथ में रहना, जुड़ना, जो सबको साथ देख सके, साथ में रख करके आगे बढ़ सके, इस तरह के साहित्य का निर्माण उन्होंने किया है। उनकी संवेदना का एक बहुत बड़ा भाग आज जिन्हें आप दलित कहते हैं या जो समाज के हाशिए के लोग हैं, उनको आप लें, गरीबों को आप लें, उनको लेकर के उनकी कथाओं में बहुत सारी कथाएं इस प्रकार की हैं जो इस वर्ग की, लेकिन वो अंततः मनुष्य की ही बात करते हैं। वो वर्ग के रूप में उसका कोई झंडा नहीं बुलंद करते कि हम इनको खड़ा कर रहे हैं। जीवन की उनकी पहचान किसी खाने में रख करके हमारे सामने नहीं उपस्थित होती है। वो सामान्य जीवन से, साधारण जीवन से अपने पात्रों को चुनते हैं, परिस्थितियों को चुनते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जिन डायरियों का उल्लेख किया गया उसके कुछ अंश मैंने देखे थे, उसमें अपने समय की संवेदना और इस समय में जो बदलाव आ रहा है उसके साक्षी के रूप में अवलोकन करना, एक हद तक तटस्थ भाव से अवलोकन करना, और जो पाठक है उसको उस अवलोकन से जोड़ना, उनकी डायरी का प्रमुख हिस्सा मुझे दिखाई पड़ता है। वह शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उस अनुभव के निकट आपको भी ले आना चाहते हैं। जांचो देखो, क्या तुमको भी ऐसा ही लगता है? ऐसी ही पहचान तुम्हारी भी उन परिस्थितियों की, घड़ियों की, घटनाओं की है। एक अंश और भी है जो कि विचार का है। बहुत सारी रचनाओं में रिफ्लेक्शन, जो परिस्थिति है उसके ऊपर विचार करके, आप निर्णय तो न कहें, लेकिन उस पर विचार करने की जरूरत है, इस बात को रेखांकित करना। एक है कि केवल आपने बता दिया ये है, लेकिन उसके महत्व को, उसके वैचारिक महत्व को, या उसकी जो रिफ्लेक्टिव वैल्यू है, उसका जो विचार का या सोच का जो महत्व है उसको रेखांकित करना, इससे चूकते नहीं है वो, इसका उल्लेख भी वो करते हैं। कह सकते हैं आप कि वो चेताने का भी काम करते हैं। और बड़े
कभी कभी आपको किसी को वह निर्मम भी लग सकता है, पर इस तरह की टिप्पणियां भी उनके लेखन में हमको प्राप्त होती हैं जो अपने देश काल के जो संदर्भ हैं, जो जटिल होते जा रहे हैं, उनको पहचानना और उन पर कुछ करने के लिए आपको आमंत्रित करने का कार्य भी हुआ करते हैं। तो उनका साहित्य का जो अवदान है, यदि समग्रता में पहचाना जाए, देखा जाए, तो हमको बदलते समय में मनुष्यता की रक्षा कैसे की जाए, ये जो सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है, उसका कुछ उत्तर भी हमको दिखाई पड़ता है। मनुष्य जीवन मनुष्य के कर्तृत्व से प्रभावित होता है। बात हो रही थी कि वह निरंतर कर्मशील है, तो तैत्तिरीयोपनिषद में एक वाक्य है ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः, कि काम करते हुए जीना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति काम करते हुए, लेकिन उस कर्म करने का कोई अहंकार न पालते हुए कि हम इसके कर्ता हैं, इसका श्रेय हम अपने को लें और अपने को स्थापित करने की चेष्टा करें, ये जो अहंकार है वह है नहीं उनमें। यह हमारे लिए बड़ी भारी उपलब्धि है। मनी मन शायद वो ईशावास्योपनिषद का जो पहला है कि भैया ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य स्विद्धनम, यही उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है, जिसके अनुसार वह जीते रहे हैं। और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस आयोजन को बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बड़े सुचिंतित लेख यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि हमको विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। मैं अजय जी को, देवेश जी को बधाई देता हूँ कि जो जुटे रहे और इस आयोजन को सफल बनाया। आदरणीय रघुवीर जी को प्रणाम। सभी मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस सत्र में उपस्थित रह करके इस चर्चा को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को। मित्रों, इसी के साथ आज का यह सत्र संपन्न होता है।